Hi again, I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of provisions related to FEMA 1999. Now, in this video, we will cover PMLA 2002. So, without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अटैचमेंट एडजुडिकेशन एंड कन्फिस्केशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन नंबर 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कि डायरेक्टर या कोई भी दूसरा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथराइज होना चाहिए बाय द डायरेक्टर, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ पोजेस्ड मटेरियल दैट एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्लस सच प्रोसीड्स आर लाइकली टू बी कंसील्ड ट्रांसफर्ड या डेल्ट विद इन एनी मैनर, जिसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रस्ट्रेटिंग एनी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। तो जो भी वो डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, वो क्या कर सकता है, वो बाय रिटर्न ऑर्डर प्रोविजनली अटैच कर सकता है उस प्रॉपर्टी को फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब जब ये 180 डेज काउंट होंगे तो 180 डेज काउंट करते वक्त आपको एक्सक्लूड करना है पीरियड ऑफ स्टे एंड काउंट करना है फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ स्टे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर 179th डे पे जाकर के स्टे लगाया जाता है, अगर 179th डे पर जाकर के स्टे लगाया जाता है तो जितने टाइम का स्टे है उतने टाइम तक तो जो है हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, उस टाइम को हम काउंट नहीं करेंगे जितने टाइम का स्टे। बट जब स्टे खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या सिर्फ हम एक ही दिन काउंट करेंगे, क्योंकि एक दिन काउंट करने पे जो 180 डेज का टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। तो 180 डेज का टाइम पीरियड अगर पूरा हो रहा है तो क्या हम एक ही दिन काउंट करेंगे? द आंसर इज नो। आपको जहां पर स्टे खत्म हो जाएगा वहां से 30 डेज और काउंट करने हैं। तो 179th डे पे भी अगर स्टे लगता है तो स्टे जहां पे खत्म हो जाएगा वहां से आपको 30 डेज जो है वो और काउंट करने हैं आगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसमें एक पॉइंट दिया है कि कोई भी अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो पास नहीं करा जाएगा जब तक कि रिपोर्ट रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी या फिर अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट्स दिए इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि ऊपर मैंने लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग दिस, यानी इस बॉक्स में जो भी लिखा है कि आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी या कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? प्रॉपर्टी जो है इसको आप अटैच कर सकते हो इफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम हैज रीजन टू बिलीव दैट नॉन अटैचमेंट के कारण फिर से क्या होगा, रिजल्ट फ्रस्ट्रेटिंग एनी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। तो इस केस में ना तो रिपोर्ट रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट वाली चीज की जरूरत है, अगर फॉरवर्ड नहीं भी करी गई तो भी चलेगा, और अगर कंप्लेंट फाइल नहीं करी गई तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन कब चलेगा? जब प्रॉपर्टी जो है वो अगर अटैच नहीं करी जाती है, अगर नॉन अटैचमेंट होता है प्रॉपर्टी का, तो डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी कोई भी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स। उसके बाद में इसमें एक पॉइंट है कि जो भी डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर यानी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर है, वो क्या करेगा, इमीडिएटली आफ्टर अटैचमेंट फॉरवर्ड करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कॉपी ऑफ द ऑर्डर प्लस मटेरियल इन पोजेशन। तो इमीडिएटली उसको क्या करना है, अटैचमेंट के बाद फॉरवर्ड कर देना है जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर उसने पास करा है प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए, प्लस जो भी उसने चीज अटैच करी है, जो भी मटेरियल उसके पोजीशन में है। तो ये आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 5 के अंदर। इसमें एक और पॉइंट है जो सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 5 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम आगे एक बार डिस्कस करेंगे, उसका रेफरेंस आगे भी आने वाला है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है कि सेसेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। सेसेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट का मतलब ये कि कब तक आपका अटैचमेंट का ऑर्डर वैलिड होगा, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज या फिर डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 8 विच एवर इज अर्लियर। इसमें से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पर जाकर के आपका जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, सेसेशन जो है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट का हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज और द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 8 व्हिचएवर इज अर्लियर। अब सवाल ये है कि जो सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 3 है उसके अंदर आखिर दिया क्या है? उसके अंदर ये लिखा है कि जहां पर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है अंडर सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, जहां पे भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो रिटर्न ऑर्डर से कंफर्म करेगी अटैचमेंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, या फिर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर रिकॉर्ड करेगी सीजर, या फिर फ्रोजन यानी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 17 और 18। और अब ये जो चीजें अटैचमेंट, रिटेंशन, सीजर या प्रॉपर्टी को फ्रीज करना, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो ये कंटिन्यू रहेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ड्यूरिंग द एंटायर इन्वेस्टिगेशन ये कंटिन्यू रहेगा बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। और सेकंड, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, तो जब तक कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स चल रही है तब तक के लिए क्या होगा, कंटिन्यू ये रहेगा। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, एंड ये फाइनल बन जाएगा, ठीक है, बिकम फाइनल आफ्टर द कन्फिस्केशन ऑर्डर इज पास बाय द स्पेशल कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट जो है वो भी कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर देती है तो ये जो अटैचमेंट है, रिटेंशन है, सीजर है या फ्रीज करना है प्रॉपर्टी को, ये क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूरा कंटिन्यू रहेगा बट मैक्सिमम पीरियड वहां पे कितना है, 90 डेज। और ड्यूरिंग द
द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट, अगर कोर्ट के सामने कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो जब तक वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब तक के लिए कंटिन्यू रहेगा। एंड फाइनल कब हो जाएगा? आफ्टर द कन्फिस्केशन ऑर्डर इज पास बाय स्पेशल कोर्ट। उसके बाद जब हमने 8.3 पढ़ा तो इसके अंदर रेफरेंस आया 8.2 का, कि जहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 और हियरिंग द अग्रीव्ड पर्सन एंड डायरेक्टर एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल्स बाय ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे फाइंडिंग वेदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद, मैंने रिप्लाई टू द नोटिस के बाद, अग्रीव पर्सन को और डायरेक्टर को सुनने के बाद और सारे रेलेवेंट मटेरियल्स को अकाउंट में लेने के बाद में ऑर्डर पास करा जाएगा और डिसाइड करा जाएगा कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में एक्चुअली इन्वॉल्व है या नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट है इसमें कि वेयर प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय एनी अदर पर्सन सच पर्सन शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो व्हाइल दी प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, कोई पर्सन आ जाता है जो कि बोलता है कि यार इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा हक है, इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, तो उस पर्सन को भी बोलने का जो एक मौका दिया जाएगा ना, उसको भी सुना जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ऐसी केस स्टडी आ जाए कि जब प्रोसीडिंग चल रही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, उस दौरान कोई भी पर्सन है वो क्लेम करता है ऑन द प्रॉपर्टी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो नहीं प्रोवाइड करता। तो जो भी एक्शन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का है वो टेनेबल है या नहीं है, तो ये टेनेबल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी। उसके बाद जब हम सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, उसमें रेफरेंस आ रहा है सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 का। तो सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5, ठीक है, जो मैं आपको सेक्शन 5 पढ़ाते हुए बता रहा था कि इसमें एक और पॉइंट है, तो वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है कि जहां पर भी डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच करता है प्रॉपर्टी को, उसको 30 डेज के अंदर अंदर, जब से उसने अटैचमेंट करा है, प्रोविजनल अटैचमेंट करा है, फाइल करनी है कंप्लेंट। ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5। तो 8.1 में ये लिखा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट अंडर 5.5 और 17.4 और 18.10, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में रीजन टू बिलीव है दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 3 और इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या तो उसने ऑफेंस कमिट करा है अंडर सेक्शन नंबर 3 या फिर वो पोजीशन में ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इट में सर्व अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑन सच पर्सन कॉलिंग हिम टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग और असेट्स थ्रू व्हिच ही एक्वायर्ड द अटैच्ड प्रॉपर्टी एंड टू शो कॉज व्हाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये जो नोटिस है ये किसको देना पड़ेगा? तो नोटिस जो है वो किसी दूसरे पर्सन को देना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है तो जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है उसको नोटिस दोगे, और अगर जॉइंटली जो है वो प्रॉपर्टी हेल्ड करी गई थी तो उस केस में सभी होल्डिंग पर्संस को आप क्या करोगे? नोटिस जो है वो सर्व करोगे। तो ये आपको जो है पूरा ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 5, देन उसके बाद सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये कि इंटरेस्टेड पर्सन का प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में तो वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है जब तक कि उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली कन्फिस्केट नहीं कर दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 6, इसके अंदर दिया हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कंपोजिशन एंड पावर्स। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। सबसेक्शन 2 में लिखा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स। सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है उसमें बोला है कि 1 मेंबर ईच शैल बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। देन सबसेक्शन 3 में बोला है अ पर्सन shall not be qualified for appointment as member of adjudicating authority in the law field unless he is qualified for appointment as district judge or member of Indian legal service and held a post in grade 1 of that service, and in the field of finance, accountancy and administration unless he possesses the prescribed qualifications. उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 4 में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint a member to be the chairperson of the adjudicating authority। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेंबर को अपॉइंट करेगी एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद सबसेक्शन 5 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी पीएमएलए के जो भी प्रोविजंस हैं, द जुरिसडिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे बी एक्सरसाइज्ड बाय बेंचेस देयरऑफ। Then a bench may be constituted by the chairperson of the adjudicating authority with 1 or 2 members as the chairperson of the adjudicating authority may deem fit. The benches of the adjudicating authority shall ordinarily sit at New Delhi and at such other places as the central government may, in consultation with the chairperson, by notification specify. And the central government shall by notification specify the areas in relation to which each bench of the adjudicating authority may exercise the jurisdiction. तो ये है सबसेक्शन नंबर 5। उसके बाद सबसेक्शन 6 के अंदर लिखा है कि जो भी सबसेक्शन 5 में लिखा है उसको साइड में रखते हुए चेयरपर्सन में ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच।
देन सबसेक्शन 7 में लिखा है, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ एनी केस और मैटर इट अपीयर्स टू द चेयरपर्सन और मेंबर that the case or matter is of such a nature that it should be heard by a bench consisting of 2 members, then the case or matter may be transferred by the chairperson or as the case may be referred to him for transfer to such bench as the chairperson may deem fit. तो chairperson खुद भी कर सकता है ट्रांसफर, या हो सकता है कि कोई chairperson के सामने इस चीज का रेफरेंस लेकर के आए कि आप ट्रांसफर कर दो, तो दोनों ही केसेस में chairperson जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। एक जो भी एक बेंच थी जिसके पास में केस अभी पेंडिंग था, वहां से एक बेंच के सामने जिसमें 2 मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 8 जो है उसमें लिखा है टेन्योर। टेन्योर क्या होगा इनका, तो 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। टेन्योर आपको ध्यान रखना है 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। देन उसके बाद सबसेक्शन नंबर 9 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी सैलरी और अलाउंसेस पेबल है या दूसरी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सर्विस की, वो प्रिस्क्राइब्ड करी जाएगी, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन। एंड उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नाइदर द सैलरी एंड अलाउंसेस नॉट द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर शैल बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद में आप ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जो कि नेगेटिव रहेंगे टुवर्ड्स दैट पर्सन या जो भी मेंबर या चेयरपर्सन है, ठीक है, उसको डिसएडवांटेज कॉज करेंगे। उसके बाद सबसेक्शन 10 के अंदर लिखा है कि फॉर रीजंस अदर देन टेम्पररी एब्सेंस, कोई भी वैकेंसी अगर ऑकर हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अनदर पर्सन को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू फिल द वैकेंसी, एंड प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू करी जाएंगी बिफोर द एजुकेटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेज जहां पर वो वैकेंसी फिल कर दी गई है। उसके बाद सबसेक्शन 11 में बोला है चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। उसके में प्रोवाइजो जो दिया है उसमें लिखा है कि चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर को शैल अनलेस ही इज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस सूनर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office whichever is the earliest। तो इसमें से जो भी अर्लीस्ट है वहां तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बट हाँ तब जरूरत नहीं है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पहले ही ऑफिस जो है वो खाली करने के लिए अलाउ कर दिया हो। उसके बाद सबसेक्शन 12 में लिखा है द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग नेसेसरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। देन सबसेक्शन 13 में लिखा है इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, अगर डेथ कारण है या रेजिग्नेशन है या कोई और कारण है, ठीक है, उसके कारण अगर कोई वैकेंसी होती है, जो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको चेयरपर्सन के तौर पे एक्ट करना है ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू चेयरपर्सन अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू फिल सच वैकेंसी एंटर्स अपॉन द ऑफिस। देन उसके बाद सबसेक्शन 14 में लिखा है कि व्हेन द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी until the date on which the chairperson of the adjudicating authority resumes his duties। देन उसके बाद सबसेक्शन 15 में लिखा है द एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी। सीपीसी के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया उससे वो बाउंड नहीं होंगे, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सारा आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। कमिंग टू सेक्शन नंबर 8, इसका जो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 8 इज अबाउट एजुकेशन। इसमें जो सबसेक्शन 4 है उसमें ये बोला है कि अगर 5(1) का प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है वो कंफर्म कर दिया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 3, तो डायरेक्टर जो है वो इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो ले लेगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 में बोला है प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन होगा अगर वो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में। तो उसमें लिखा है कि ऑन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट को अगर पता चलता है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड, तो वो ऑर्डर करेंगे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और विच हैज बीन यूज्ड फॉर कमिशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसको क्या कर लिया जाए, कन्फिस्केट कर लिया जाए। और ऑब्वियसली कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी। देन सबसेक्शन 6 जो उसमें लिखा है कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे स्पेशल कोर्ट को अगर पता चलता है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है हैज नॉट टेकन प्लेस या प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऑर्डर पास कर दिया जाएगा फॉर द रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद सबसेक्शन 5 के साथ हमको रिलेट करके पढ़ना है सबसेक्शन नंबर 8, जिसमें बोला है कि अगर कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास होता है सबसेक्शन 5 में, तो जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिस्टोर सच कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू अ क्लेमेंट with a legitimate interest in the property who may have suffered quantifiable loss as a result of the offense of money laundering, जिसको भी लॉस वगैरह हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के कारण, और उसने अगर लॉस जो है वो एक्चुअली सफर करा है, क्वांटिफिएबल लॉस सफर करा है, तो उसको प्रॉपर्टी क्या कर दी जाए, वापस से रिस्टोर जो है वो कर दी जाए। अब सबसेक्शन 8 के अंदर ये वाली चीज लिखी है। सबसेक्शन 8 के अंदर दो प्रोवाइजो भी दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो प्रोवाइजो है उसमें ये लिखा है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो कंसिडर नहीं करेगा क्लेम अनलेस वो सेटिस्फाइड है कि जो भी क्लेममेंट है उसने एक्ट करा गुड फेथ में और उसने सफर कराए लॉस डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस। तो ये जो दो पॉइंट मैंने इस तरीके से ऊपर यहाँ पर जो लिख रखे हैं, ठीक है, ये जो है ये कहाँ दिए हुए हैं, जो फर्स्ट प्रोवाइजो है उसके अंदर दिए हुए हैं ये। और जो सेकंड प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो में लिखा है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकता है क्लेममेंट का
for the purpose of restoration of such properties during the trial of the case also in such manner as may be prescribed. तो जब ट्रायल चल रहा है उस दौरान भी क्लेमेंट का जो क्लेम है उसको कंसिडर करा जाएगा और ऑब्वियसली जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उसी तरीके से उसका क्लेम जो उसको कंसिडर हम करेंगे। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। इसमें एक और सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन नंबर 7 में लिखा है कि जहां पर भी ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज्ड या अक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया या फिर किसी भी दूसरे कारण से, या फिर कमेंस तो करी गई थी लेकिन कंक्लूड नहीं करी जा सका जो भी ट्रायल वगैरह, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह वो कमेंस तो करी गई थी बट कंक्लूड नहीं कर पाए। तो स्पेशल कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन मूव बाय अ डायरेक्टर और अ पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पास हुआ है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8, एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे जाएंगे रिगार्डिंग कन्फिस्केशन या रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी जैसा भी केस होगा इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर हैविंग रिगार्ड टू द मटेरियल बिफोर इट। तो इस केस में बस पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन कौन मूव करेगा, डायरेक्टर या जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है टू बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, और उनकी जो भी एप्लीकेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली या तो प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा या फिर प्रॉपर्टी को रिलीज जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये आपको पूरा याद रखना है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 9 जिसमें बोला है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर लिखा है ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस। तो हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एनकम्बरेंसेस यानी कि मॉर्टगेजेस और हाइपोथिकेशन या इस नेचर की जितनी भी चीजें होती है वो सब क्रिएट करी गई हो, किसी और का बेसिकली सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसके अंदर हो, बट वो जो है वो मैटर नहीं करेगा। जो प्राइम इंटरेस्ट जिसको आप बोल सकते हो या फर्स्ट इंटरेस्ट जो है वो किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। उसके बाद वेयर द एनकम्ब्रांस और लीज होल्ड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, कोर्ट में डिक्लेयर द सेम वॉइड एंड प्रॉपर्टी शैल बेस्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा कई बार लोग करते हैं बिकॉज दे वांट की कन्फिस्केशन ना हो, तो जो भी अपना इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में वो किसी और को वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर ट्रांसफर करा गया विद द इंटेंशन टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट, तो उस केस में कोर्ट जो है वो उस ट्रांसफर को जो है डिक्लेयर, वो जो भी एनकम्ब्रांस होगा लीज होल्ड इंटरेस्ट होगा उसको डिक्लेयर कर सकता है वॉइड, और प्रॉपर्टी जो है वो किसको जो है उस ओनरशिप राइट वगैरह किसके आ जाएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके। एंड फिर उसमें लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल डिस्चार्ज एनी पर्सन फ्रॉम एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एनकम्ब्रांस। तो ऐसा नहीं होगा कि जो भी पर्सन कंसर्न है उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स दैट एनकम्ब्रांस जो है वो भी खत्म हो जाएगी व्हेन द प्रॉपर्टी इज गेटिंग वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट दो देयर वाज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, यानी कि उस जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करा था प्रॉपर्टी पे और वो प्रॉपर्टी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट हो गई, तो वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि यार ये वाली प्रॉपर्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई तो मैं आपका जो भी एनकम्ब्रांस वगैरह क्रिएट करा गया था उसकी तरफ अब लाइबल नहीं हूँ। ठीक है, दैट पर्सन इज स्टिल लाइबल, ऑब्वियसली द अदर पर्सन कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अब क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है। तो ये चीज आपको जो है वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सम्मन सर्चेस एंड सीजर अंडर पीएमएलए 2002। इसमें सबसे पहले दिया है सेक्शन नंबर 16 पावर ऑफ सर्वे। इसमें सबसेक्शन 1 में लिखा है कि जहां पे भी अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव या ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल इन हिज पोजीशन दैट सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट करा गया है वो एंटर कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइन टू हिम और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड बाय अदर अथॉरिटी। जिस जगह पे जो भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कमीशन ऑफ सच ऑफेंस वो कैरीड ऑन करा गया है, एंड में रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर एम्प्लॉय या कोई भी दूसरा पर्सन जो कि एसोसिएटेड है विद सच एक्ट अटेंड या हेल्प कर रहा है, ठीक है, उस एक्ट के अंदर, to afford him facility for inspection of records, to afford necessary facility to check or verify the proceeds of crime and to furnish the required information। फिर सबसेक्शन 2 में लिखा है कि जो भी अथॉरिटी है उसको immediately after completion of the survey forward करना है copy of reasons recorded along with the material in possession to adjudicating authority in the sealed envelope। उसके बाद सबसेक्शन 3 में लिखा है रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट पर्सन का। देन उसके बाद एक और पॉइंट जो है सबसेक्शन 3 के अंदर ही कि जो भी अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, अथॉरिटी में प्लेस आइडेंटिटी मार्क्स ऑन द इंस्पेक्टेड रिकॉर्ड्स या फिर मेक द इन्वेंट्री ऑफ द चेक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली सबसेक्शन 3 में 3 पॉइंट्स है कि जो भी अथॉरिटी है वो प्लेस कर सकती है आइडेंटिटी मार्क्स ऑन द इंस्पेक्टेड रिकॉर्ड्स, मेक द इन्वेंट्री ऑफ द चेक प्रॉपर्टीज एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, ये पूरा आप याद रखोगे जो सेक्शन नंबर 16 है उसके अंदर। सेक्शन नंबर 16 में एक और चीज है, एक एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है जिसमें ये बोला है कि जो भी प्लेस की हम बात कर रहे हैं जहां पे एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इज कैरीड ऑन, उसमें वो प्लेस भी इंक्लूड करेंगे जहां पे पर्सन कैरी जो कर रहा है उस एक्टिविटी को उसने अपने रिकॉर्ड्स रख करके रखे हुए हैं या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो रख करके रखी हुई है। तो जहां पर भी उसने रिकॉर्ड्स रखे हैं या प्रॉपर्टी रखी है वो प्लेस भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो बेसिकली उस प्लेस का भी जो इंस्पेक्शन वगैरह है या उस प्लेस पे भी जो भी अथॉरिटीज है वो क्या कर सकती है, जा सकती है, और वहां पे जो भी प्रोप्राइटर एम्प्लॉय या कोई भी दूसरा पर्सन है उससे जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, इंस्पेक्शन वगैरह की जो भी फैसिलिटी चाहिए वो भी मांग सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17 सर्च एंड सीजर। इसमें सबसेक्शन 1 में बोला है कि डायरेक्टर या कोई भी दूसरा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि किसी भी पर्सन ने कमिट करा है कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट या इज इन
possession of proceeds of crime involved in money laundering, या is in possession of records related to money laundering, या is in possession of any property related to crime, then subject to rules made in this behalf, वो जो है authorize कर सकता है किसी भी officer को subordinate to him to enter and search, break open the lock, seize any record, place identification marks, make note of the property, या examine on oath any person. उसके बाद subsection जो 2 है उसके अंदर ये चीज लिखी है कि एक बार सर्च और सीजर हो गया उसके बाद में रिपोर्ट जो है वो देनी है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। इसके ऊपर 2 और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कि कोई भी सर्च जो है वो नहीं करी जाएगी, नो सर्च अनलेस रिपोर्ट फॉरवर्डेड और कंप्लेंट फाइल बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तब तक सर्च नहीं करना जब तक कि रिपोर्ट फॉरवर्ड ना कर दी गई हो या कंप्लेंट फाइल ना कर दी गई हो बिफोर द मैजिस्ट्रेट। एंड सीजर अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है फ्रीज ऑफ दी असेट्स, तो मतलब ऑब्वियसली उस पर्सन को बोल देंगे कि यू कैन नॉट डील इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज असेट्स जिनके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर पास करा जा रहा है, बिकॉज सीजर उनका प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फ्रीज का जो ऑर्डर है वो पास करा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में लिखा है एविडेंस लाइकली टू बी टेम्पर्ड, ऑफिसर जो है वो एंटर और सर्च कर सकता है बिल्डिंग को वेयर सच एविडेंस इज लोकेटेड। अगर ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस वगैरह टेम्पर कर दिए जाएंगे तो जिस भी बिल्डिंग में वो एविडेंस वगैरह रखा है वहां पर जाकर के वो सर्च वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 4 में लिखा है आफ्टर सीजर एंड फ्रीज ऑफिसर टू मेक एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी विद इन 30 डेज बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सीजर और फ्रीज के बाद में एक रिटेंशन के लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑफिसर को ऐसा बोला जा रहा है, और ऑफिसर जो है उसको कितने टाइम में करना है, विद इन 30 डेज बिफोर दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। विद इन 30 डेज कहाँ से, ऑब्वियसली सीजर और जो रिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ है वहां से। ये आप याद रखोगे सेक्शन नंबर 17 के अंदर। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 18 सर्च ऑफ पर्सन। इसके अंदर लिखा है कि वेयर द अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज सीक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन और इन एनीथिंग अंडर हिज पोजेशन या ओनरशिप कंट्रोल या एनी रिकॉर्ड या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच मे बी यूजफुल फॉर या रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो वो सर्च कर सकते हैं उस पर्सन को और सीज कर सकते हैं सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी। जो ये सर्च और सीज है ये नहीं करा जाएगा अनलेस रिपोर्ट और कंप्लेंट इज फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट, और सर्च और सीज के बाद में फॉरवर्ड करना है कॉपी ऑफ रीजंस प्लस मटेरियल इन पोजीशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद सबसेक्शन 3 में लिखा है पर्सन रिक्वेस्ट टू टेक हिम टू गेजेटेड ऑफिसर, जो कि डायरेक्ट कर सकता है सर्च या डिस्चार्ज कर सकता है उस पर्सन को। तो बेसिकली बोला कि अगर पर्सन रिक्वेस्ट करता है जिसको आपने मतलब सर्च कर रहे हो, ठीक है, वही पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि आप उसको गेजेटेड ऑफिसर के पास लेकर के जाओ, तो अथॉरिटी जो है उसको वो चीज़ करनी है विद इन 24 आवर्स, और फिर जब आप गेजेटेड ऑफिसर के सामने लेकर के जाओगे तो गेजेटेड ऑफिसर क्या कर सकता है, या तो सर्च डायरेक्ट कर देगा उस पर्सन की या फिर डिस्चार्ज कर देगा उस पर्सन को। उसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अथॉरिटी मे कॉल 2 और मोर पर्सन टू विटनेस द सर्च, and no female shall be searched by anyone except a female, and authority to file retention application within 30 days of सीजर। तो ये आपको याद रखना है जो सेक्शन नंबर 18 है उसके अंदर। इसके बाद ये सेक्शन नंबर 19 पावर टू अरेस्ट। इसमें लिखा है कि जहां पे भी डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी दूसरा ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ही मे अरेस्ट सच पर्सन एंड शैल इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। अब अरेस्ट के बाद में क्या होगा, फॉरवर्ड करना है कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और सबसेक्शन 3 में लिखा है कि पर्सन जिसको अरेस्ट करा गया टू बी टेकन टू द स्पेशल कोर्ट विद इन 24 आवर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेक्शन नंबर 19 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20 जिसमें दिया रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी अगर सीज करी गई है अंडर सेक्शन नंबर 17, 18 या 17 1A, तो मैक्सिमम सीजर जो है वो 180 डेज का हो सकता है। बियॉन्ड के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसकी परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। एंड आफ्टर रिटेंशन ऑर्डर फॉरवर्ड करना है कॉपी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड जहां पे भी स्पेशल कोर्ट रिलीजेस द प्रॉपर्टी बट डायरेक्टर फील्स दैट प्रॉपर्टी इज रेलेवेंट फॉर द अपील प्रोसीडिंग्स, तो भी रिटेन करके रखी जा सकती है प्रॉपर्टी फॉर मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम सच ऑर्डर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बिकॉज स्पेशल कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया रिलीज का, बट डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी रेलेवेंट है अपील प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है, फर्दर अपील करने के लिए, तो डायरेक्टर वहां पर भी रिटेंशन जो है वो प्रॉपर्टी का कर सकता है, बट मैक्सिमम 90 डेज के लिए। तो ये जो चीज है आपको ध्यान में रखनी है सेक्शन नंबर 20 के अंदर। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 21 जिसमें दिया रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें बोला अगर रिकॉर्ड सीज करे गए हैं तो जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग जो भी ऑफिसर है, वो बिलीव उसको लगता है कि रिकॉर्ड्स आर नेसेसरी फॉर एनी इंक्वायरी, तो रिकॉर्ड्स मे बी रिटेन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम द सीजर, एंड पर्सन कैन टेक द कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स। एंड थर्ड, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर रिलीज बट डायरेक्टर थिंग्स दैट रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट फॉर अपील प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम रिटेंशन जो है वो कितने दिन का हो सकता है, 90 डेज का जो है हो सकता है। तो इसमें आपको सेक्शन नंबर 20 में रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेक्शन नंबर 21 में रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो ध्यान में रखना। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 22 जिसमें बोला है प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी वो रिकॉर्ड है या प्रॉपर्टी, मतलब प्रिजम्पशन क्या क्या लिया जाएंगे कि जो भी वो रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करती है उसी पर्सन को जिसके पास से वो मिली है, जिसके पास से वो सीज या कन्फिस्केट करी गई है। कॉन्टेंट्स जो है रिकॉर्ड के वो बिल्कुल सही है। सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज इन दी हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। एंड उसके बाद में रिकॉर्ड रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर रिकॉर्ड आउटसाइड इंडिया से रिसीव हुआ है तो प्रिज्यूम करा जाएगा कि दैट रिकॉर्ड इज इन दी हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड एडमिट करा जाएगा उसको
इन एविडेंस इवन इफ द सेम इज नॉट स्टाम्प्ड। तो यूजुअली तब करा जाता है जब स्टाम्प्ड होता है, बट यहाँ पर हम एडमिट कर लेंगे एविडेंस में इवन अगर वो स्टाम्प्ड नहीं है। तो ये आपको याद रखना है प्रिजम्पशन के अंदर, सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 23 में दिया है प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें बोला है कि जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड वन और मोर सच ट्रांजैक्शंस आर प्रूव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, then for purpose of adjudication or confiscation it shall be presumed that other transactions also form the part of interconnected transaction unless otherwise proved। तो मतलब बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन है हम ऐसा मान लेंगे कि वो भी आपने फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसीलिए ही जो है परफॉर्म करे थे या कमिट करे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा केस स्टडी जो है वो आ सकती है कि दो या उससे ज्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वो करे गए हैं और उसमें से एक या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रूव हो जाता है कि इन्वॉल्व है, तो बाकी के जो ट्रांजैक्शन है उनको भी इन्वॉल्व ही माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन या कन्फिस्केशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 में दिया है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें लिखा है कि प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो पर्सन जो भी चार्ज करा गया है शेल प्रिज्यूम्ड टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड अगर कोई भी दूसरा पर्सन है तो मे प्रिज्यूम, यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे होगा। तो प्रोसीडिंग्स अगर रिलेटेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, तो जिस भी पर्सन के ऊपर चार्ज जो है वो क्रिएट करा गया है वहां तो माना ही जाएगा शेल प्रिज्यूम, दैट कोर्ट शेल प्रिज्यूम कि दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऑब्वियसली जिस पर्सन के ऊपर चार्ज क्रिएट करा गया उसी पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है वो नहीं कमिट करा है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा पर्सन है तो उस केस में कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक केस में लिखा है कि शेल प्रिज्यूम दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरे केस में लिखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम कि वो जो पर्सन है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व है। और डिपेंडिंग ऑन दिस कि कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कंसर्न पर्सन के ऊपर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। उसके बाद इसमें है अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर पीएमएलए। तो इसमें सेक्शन नंबर 25 में अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करिए कि जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। ठीक है, और कौन सी ट्रिब्यूनल जो है उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल माना जाएगा पीएमएलए के अंदर, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अंडर दी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, उसी को जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल माना जाएगा अंडर द पीएमएलए। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 में लिखा है कि अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो कौन कर सकता है, डायरेक्टर और एनी पर्सन अग्रीव बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर, या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी अग्रीव बाय द डायरेक्टर्स ऑर्डर। उसके बाद कितने टाइम में करना है, तो फाइल करना है 45 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज और डायरेक्टर्स ऑर्डर। और कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ करना है अपील को अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो उसके लिए टाइम दिया 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। उसके बाद अगर सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है तो अपील अलाउ करी जा सकती है इवन इफ अगर वो अपील फाइल करी जा रही है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 45 डेज। उसके बाद करने पर क्या होगा, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में पार्टीज को या तो कंफर्म कर देंगे या सेट असाइड कर देंगे या मॉडिफाई कर देगी जो भी ऑर्डर पास करा गया। सेक्शन नंबर 35 में लिखा है कि जो भी प्रोसीजर एंड पावर है एटी का वो सिविल कोर्ट वाली जो है, तो मतलब सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स वगैरह होती है वही होने वाली है, बट अगेन द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो उसको बस फॉलो करने, शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी उसके सामने प्रोसीडिंग्स होगी उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, और जो भी वो ऑर्डर पास करेगी उसको एज अ डिक्री मानते हुए जो है कोर्ट की डिक्री मानते हुए जो है एग्जीक्यूट क्या मतलब एग्जीक्यूट जो है वो करा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36 जिसमें बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अमंग द बेंचेस वुड बी डन बाय द चेयरमैन। सेक्शन नंबर 37 में लिखा है पावर ऑफ चेयरमैन टू ट्रांसफर केसेस, तो वो कर सकता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज भी और सुओ मोटो भी फ्रॉम वन बेंच टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल। देन 38 के अंदर लिखा है मेजोरिटी का डिसीजन जो है वो मतलब मेजोरिटी का डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। सो बेसिकली अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन मेंबर्स तो रेफरेंस दिया जाएगा टू द चेयरमैन, और चेयरमैन या तो डिसाइड कर लेगा खुद ही से डिसाइड हिमसेल्फ या रेफर द केस टू द थर्ड मेंबर एंड डिसीजन देन विल टेक प्लेस बाय मेजोरिटी इंक्लूडिंग द अर्लियर मेंबर्स। उसके बाद में 39 के अंदर लिखा है पर्सन में अपील इन पर्सन और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर में ऑल्सो ऑथराइज द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद 42 में लिखा है अपील टू हाई कोर्ट, जिसमें बोले कि कौन कर सकता है, तो पर्सन अग्रीव बाय एटीज ऑर्डर, कब 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एटीज ऑर्डर, किसके लिए, फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों आ सकते हैं। बियॉन्ड 60 डेज भी अलाउ कर सकते हैं अगर सफिशिएंट कॉज है। और एचसी का यहाँ पे मतलब क्या है, तो जिसके जुरिस्डिक्शन में अग्री पार्टी रेसाइड करती है या कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर सीजी जो है वो अग्री पार्टी है, तो जहां पर भी रिस्पोंडेंट जो है वो रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए। तो सीजी वाले केस में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अग्रीव पार्टी, वहाँ पे रिस्पोंडेंट कहाँ पे रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए वो देखा जाएगा, और अगर सीजी नहीं है तो जहाँ पे अग्रीव पार्टी रिसाइड करती है बिजनेस कैरी करती है पर्सनली वर्क करती है गेन के लिए वो देखा जाएगा। और इसमें एक चीज़ है कि सिविल कोर्ट के पास में कोई भी जुरिस्डिक्शन होने वाला नहीं है। तो ये आपको याद रखना है 36 के अंदर, 37, 38, 39 एंड 42 में।
42 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में आता है स्पेशल कोर्ट्स अंडर पीएमएलए। स्पेशल कोर्ट्स अंडर पीएमएलए में सेक्शन 43, 44 और 45 है। 43 के अंदर बोले कि सीजी मे बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स टू एक्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 4। ऑल्सो सच स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई सच अदर ऑफेंसेज अंडर सीआरपीसी फॉर विच द अक्यूज्ड इज ट्रायबल एट द सेम ट्रायल। तो जिन भी केसेस के लिए अक्यूज को आप ट्राई कर सकते हो सीआरपीसी के अंदर उसी ट्रायल में, वो भी उसी स्पेशल कोर्ट के सामने जो पीएमएलए के पर्पस के लिए बनाई गई है, वहां पर उन दूसरे केसेस का भी ट्रायल जो है वो चल सकता है, हो सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 44 में लिखा है ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट। कौन कौन से ऑफेंसेस ट्रायबल है? तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 4 प्लस एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस कनेक्टेड विथ सेक्शन नंबर 4 ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ द एरिया इन विच ऑफेंस कमिटेड। बी में लिखा है स्पेशल कोर्ट में टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सेक्शन 3 वाला जो ऑफेंस है विदाउट अक्यूज बीइंग कमिटेड फॉर ट्रायल। एंड सी में लिखा है वेयर द कोर्ट विच टुक द कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अदर देन द कोर्ट, यानी स्पेशल कोर्ट के अलावा the case of scheduled offence shall be committed to such special court on the application of the authorized authority एंड जो भी स्पेशल कोर्ट है वो प्रोसीड करेगा विद द केस फ्रॉम द स्टेज एट विच इट इज कमिटेड। डी में लिखा है कि स्पेशल कोर्ट वाइल ट्राइंग शेड्यूल्ड ऑफेंस और ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शेल होल्ड द ट्रायल एज पर सीआरपीसी एज इट अप्लाइज टू अ ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। देन उसके बाद जो सेक्शन नंबर 45 उसमें बोला है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सो नो पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दी गई हो टू अपोज सच रिलीज एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक्चुअली अपोज करा हो एप्लीकेशन को और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी एंड नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। देन प्रोवाइडेड कि पर्सन जो लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज के हैं या वुमन है या सिक है या इन्फर्म है, उस केस में जो है या अक्यूज्ड है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्विंग लेस देन ₹1 करोड़, उनको रिलीज करा जा सकता है बेल पे अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करती है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया ऊपर वाले पॉइंट का, जहाँ पे आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह को अपॉर्चुनिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड स्पेशल कोर्ट जो है इसको कॉग्निजेंस नहीं लेना है जब तक कि कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड बाय डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर। तो तब तक आप कॉग्निजेंस नहीं लोगे जब तक कि कंप्लेंट राइटिंग में नहीं आ जाती है बाय द डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर सीजी या एसजी का जिसको ऑथराइज करा गया और राइटिंग में इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर। उसके बाद में सेक्शन नंबर 62 यहाँ पे दिया है। सेक्शन नंबर 62 में लिखा है कि पनिशमेंट फॉर विक्सेशियस सर्च, यानी अगर गलत तरीके से सर्च वगैरह जो है करी जाती है, जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक है, सर्च का, और ऐसी कोई सर्च करी जाती है तो उस केस में पनिशमेंट मिलेगा। तो कोई भी ऑफिसर हु विदाउट रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग सर्चेस और कॉजेस टू बी सर्च्ड एनी बिल्डिंग या प्लेस या डिटेन्स और सर्चेस और अरेस्ट एनी पर्सन shall for every such offense be liable for conviction for imprisonment for a term which may extend to 2 years और फाइन which may extend to 50,000 और both। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी। उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 63 जिसमें बोला है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन। इसमें सब सेक्शन 1 में बोला है कि अगर कोई भी पर्सन बिल्कुल या मेलिशियसली फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है एंड सो कॉजिंग एन अरेस्ट और अ सर्च, ठीक है, और उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या सर्च करा जाता है कंडक्ट, तो दैट पर्सन जिसने वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है शेल ऑन कन्विक्शन बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years और फाइन अप टू ₹50,000। देन अगर सब सेक्शन 2 में लिखा है इफ एनी पर्सन इज लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ और ऑफेंस का अंडर सेक्शन नंबर 3 और वो रिफ्यूज कर देता है टू आंसर द क्वेश्चन पुट बिफोर हिम बाय द अथॉरिटी और रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग ही इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू और टू whom someone issued and not appear या produce the books अंडर सेक्शन नंबर 50 जिसको सम्मन वगैरह इशू करे गए हो और वो अपेयर नहीं होता या वो बुक्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी ₹500 से 10,000 तक की, मिनिमम 500 मैक्सिमम 10,000। देन उसके बाद सबसेक्शन 3 में बोला है RWBH दिया जाएगा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। एंड 4 में लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 2C, यानी 2C में जो भी लिखा है टू हुम समवन इशूड और नॉट अपीयर और प्रोड्यूस बुक्स, तो 2C में जो भी कुछ लिखा है उसको ओवरराइड कर रही है कि पर्सन अगर इंटेंशनली डिसोबेज एनी डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 50, यानी जो भी समवन इशू करा गया था उसको वो इंटेंशनली डिसोबे करता है तो वो लायबल हो जाएगा टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन नंबर 174 ऑफ IPC 1860, तो वो वहाँ पे भी लायबल हो जाएगा। और यहाँ पर तो ऑब्वियसली वो जो पेनल्टी लगाई गई है 500 से 10,000 की उसके लिए तो वो लायबल ही, साथ साथ में वो आईपीसी का जो 1860 मतलब आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड जो है वहां पे भी अंडर सेक्शन नंबर 174 जो है वो लायबल हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 63 के अंदर, और इसी के साथ जो पीएमएल है आपका वो पोर्शन खत्म हो जाता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन द रिविजन ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड एंड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।